हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश का जो अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और इसके कई सारे एग्जाम्पल होते हैं और उन एग्जाम्पल से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों जगहों पे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती कैसे है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आप लोग समझ सकते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी माध्यम में उसके एकदम से अंदर प्रवेश करने के पश्चात जब वो प्रकाश की किरण पुनः वहां से वापस आती है, यानी अंदर प्रवेश करने के पश्चात माध्यम में फिर से उसका जब पूर्ण आंतरिक उसका परावर्तन होता है, तो वही घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने के लिए कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। इसको अगर हम लोग समझें तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो माध्यम है, आपको विशेष स्थितियों को विशेष रूप से ध्यान देना है। मान लीजिए आपके पास कोई एक माध्यम है, ये एक जो हम लाइन खींचे, ये मान लीजिए पृथक्कारी पृष्ठ है। पृथक्कारी पृष्ठ का मतलब इधर नीचे का माध्यम कुछ दूसरा है, ऊपर का माध्यम कुछ दूसरा है। मान लीजिए ऊपर का माध्यम जो है वो सघन है, इसको आप लिखेंगे सघन माध्यम, और नीचे वाला माध्यम मान लीजिए विरल है। क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहली शर्त यही है कि प्रकाश की किरण का सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, तभी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो हम लोग पढ़े हैं कि इससे पहले वाले टॉपिक में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी अपना माध्यम चेंज करती है, तो वहां पर प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। या अपवर्तन का मतलब वो अपनी मूल दिशा से, जिस रास्ते से उसको जाना चाहिए उस रास्ते से ना जा करके वो अपने मूल दिशा से भटक जाती है, विचलित हो जाती है, तो उस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी कुछ होता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक प्रकाश की किरण है जो कि ये माध्यम अपना चेंज करती है। अब सघन माध्यम का मतलब आप मान सकते हैं कि मान लीजिए कोई कांच का एक मोटी सी प्लेट रखी हुई है और इधर जो विरल माध्यम को हम लोग मान लेते हैं कि हवा है। एक कांच की प्लेट हम लोग रख देते हैं और नीचे क्या है, हवा है। तो अगर प्रकाश की किरण यहाँ से इस माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये पॉइंट यहाँ से, आप लोग पढ़े हैं प्रकाश का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। यानी प्रकाश को जाना तो ऐसे चाहिए, सीधी रेखा में चलने का मतलब जैसे आया वैसे के वैसे चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अब अभिलंब से दूर हटती है। अब अभिलंब की बात आई तो आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है जिसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, इसका नाम आप लिख लेंगे। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो इस पॉइंट पर आपको एक अभिलंब की जरूरत होगी। अभिलंब क्या होता है, तो अगर आप इस पृथक्कारी पृष्ठ से लंबवत एक रेखा खींचते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक अभिलंब इस प्रकार से खींचते हैं, नाम दे दीजिए, ये लाइन जो है वो है अभिलंब, ये लाइन अभिलंब हो गई। तो हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। यानी अभिलंब ये है, प्रकाश की किरण को जाना इधर चाहिए था लेकिन इधर नहीं जाएगी क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है। तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण दूर होगी अभिलंब से, यानी इस अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे ना जा करके इधर की तरफ मुड़ेगी और ये प्रकाश की किरण यहाँ से कहीं इस प्रकार से होते हुए बाहर की तरफ निकलेगी और ये किरण कहलाती है आपकी अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना, अगर आपने अपवर्तन वाला वीडियो नहीं देखा तो ये सारी चीजें आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इससे पहले अपवर्तन का वीडियो समझिए। अब यहाँ पर तो ये सारी घटनाएं तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, यहाँ तक सब लोग समझते हैं ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर होता क्या है, अगर आप क्या करिए, ये जो आपतित प्रकाश है इसको आप लिख सकते हैं कि ये जो किरण आ रही है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। तो ये जो आपतित किरण है, अगर आप क्या करिए, इसके कोण के मान को बढ़ाते जाइए, यानी ये जो बीच में एंगल बन रहा है, जिस एंगल को हम लोग कहते हैं आपतन कोण,
आपतन कोण, यानी अगर आप क्या करिए, आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान आप बढ़ाते जाइए। जैसे प्रकाश की किरण अभी इधर से आ रही है, आप क्या करिए, इस प्रकाश की किरण को यहाँ से डालिए, यहाँ पे जाइए, तो ये देखेंगे, तो जब आप इस आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे अगर हम इसको समझें, मान लीजिए ये क्या है, आपतित किरण है, आप इसको क्या करिए, इसके एंगल को ऐसे ऐसे धीरे धीरे इस प्रकार से ऐसे आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, इस प्रकार से। तो जैसे जैसे आप आपतित किरण का मान ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे आपतन कोण के लिए, आपतन कोण का मान, तो वैसे वैसे जो अपवर्तित किरण है इसका मान भी ऐसे 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 क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो मैक्सिमम आपतन कोण होगा जहां पर ये आपतित किरण पूरी तरह से इस 90 डिग्री पर हो जाएगी। यानी आपको ध्यान देना है कि आपतित किरण के लिए आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण, जो आपकी अपवर्तित किरण होती है और ये जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, उसको हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। तो अपवर्तित किरण के लिए जो अपवर्तन कोण होता है ये 90 डिग्री का हो जाता है, तो उस कोण को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। तो मान लीजिए हमने इस आपतित किरण के मान को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि उस स्थिति में ये जो आपकी अपवर्तित किरण है ये यहाँ पर पहुंच गई है, यानी 90 डिग्री पर पहुंच गई। ये आप मानिए आपतित किरण, इसको दूसरे रूप में बनाएं, दूसरा चित्र इसका बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका अभिलंब हो गया। हम क्या करते हैं, आपतित किरण का मान इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने लगती है। तो ये मैक्सिमम जो कोण होता है, इस कोण को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। यानी आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, हालांकि पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि क्रांतिक कोण क्या है। तो क्रांतिक कोण आपतित किरण के लिए आपतन कोण का वह अधिकतम मान होता है जिसके लिए जो अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। आप एक बार फिर से सुनिए, आपतित किरण के लिए आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिसके लिए अपवर्तित किरण के लिए अपवर्तन कोण का जो मान होता है 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्रांतिक कोण, और क्रांतिक कोण को हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर हम क्या करें, इस आपतन कोण को, ये जो आपकी आपतित किरण है, इस आपतित किरण का मान अगर हम 1 भी डिग्री और ज्यादा बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि ये जो अपवर्तित किरण है ये क्या होगी, ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी ये प्रकाश की किरण अगर 90 से 1 भी डिग्री ऊपर हुआ तो इसका मतलब है कि ये प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी आप यहाँ पर आप इसके मान को थोड़ा सा भी अगर और आप बढ़ाएंगे तो ये जो अपवर्तित किरण है ये क्या होगी, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और यही घटना कहलाती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नोट्स के लिए मैंने PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर के अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं उसको डाउनलोड करके। इसमें केवल आप लोग वीडियो को समझिए, अच्छे से समझने का प्रयास करिए कि आपतित किरण के लिए जो आपका आपतन कोण का वह अधिकतम मान, आपतन कोण यानी ये वाला जो एंगल है इसका अधिकतम मान जिसके लिए आपका ये अपवर्तन कोण, इसको आप कह सकते हैं अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, इस कोण को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। और अगर आप यहाँ से आपतन कोण का मान थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे तो उस स्थिति में ये जो आपका अपवर्तित किरण है ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और यही घटना कहलाती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको समझ में आ गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहली शर्त है कि प्रकाश का हमेशा सघन से विरल में ही जाना चाहिए, प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यानी प्रकाश किरण हमेशा सघन से विरल में जाना चाहिए। और दूसरा है कि जो आपका यहाँ पर आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो आप दूसरा जो शर्त है ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप लिखेंगे आपतन कोण इज ग्रेटर देन क्रांतिक कोण, यानी कोण I आप लिख सकते हैं, कोण I इज ग्रेटर देन कोण
सी, यानी आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तब होता हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उस स्थिति में प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। अब अगर हम यहाँ से आपकी जो आपतित किरण है इसके मान के इसके साथ जो आपका आपतन कोण बना है इसका मान अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर ये जो आपका अपवर्तित किरण होती है अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने लगता है, जैसा कि इस चित्र में है। तो इस अधिकतम कोण को हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। और अगर हम यहाँ से आपतन कोण का थोड़ा सा भी मान और बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है और ये घटना कहलाती है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है उसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर हम समझें तो आप लोगों ने देखा होगा कांच में पड़ी दरारें जो होती है बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देती है। कांच में पड़ी दरारों का चमकना। अब इसमें आप ये समझिए कि ये घटना ऐसे आखिर ये होती कैसे है। तो जैसे कांच में जब दरारें पड़ती हैं तो वहां पर आप देखिए कांच क्या है, सघन माध्यम है, लेकिन जहां पर दरार होती है वहां पर क्या होती है, हवा होती है। तो कांच सघन होता है, हवा विरल माध्यम होता है। और जब प्रकाश की किरण कांच से होकर उस हवा में प्रवेश करती है तो कुछ विशेष स्थितियों में जब आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो वहां से प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन होता है और वो प्रकाश की किरण जब हमारी आंखों की रेटिना पर पहुंचता है तो हमें वो दरारें जो होती है चमकती हुई दिखाई देती हैं। ये था आपका कांच में पड़ी दरारों का चमकना। सेकंड आप देखते होंगे पानी के बुलबुलों का चमकदार दिखाई देना। पानी के बुलबुलों का चमकदार दिखाई देना। पानी के बुलबुले मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कोई एक बाल्टी लीजिए उसमें आप पानी भरिए तो पानी जब भरते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि उस पानी के अंदर कुछ हवा के बुलबुले दिखाई देते हैं, यानी गोल गोल आपको एक हवा के बुलबुले जो होते हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आते रहते हैं। आप देखेंगे तो वो बुलबुले अन्य जो पानी उसमें भरा होता है उसकी अपेक्षा वो बुलबुले काफी ज्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब इसमें कैसे होता है तो इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई बाल्टी है और इसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अब इसके अंदर मान लीजिए कोई छोटा सा बुलबुला है हवा का। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब पानी इसके चारों ओर भरा हुआ है तो पानी जो है वो क्या है, एक सघन माध्यम है। पानी क्या है, एक सघन माध्यम है। किसकी अपेक्षा? हवा की अपेक्षा। हवा की अपेक्षा आप देखेंगे तो पानी क्या है, सघन माध्यम है। अब जब प्रकाश की किरण यहाँ पर इस प्रकाश की किरण जब इस बुलबुले में प्रवेश करती है तो इधर तो सघन है, अंदर क्या है, हवा है। अब हवा में जब प्रवेश करती है तो वहां पर कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं कि वहां पर जो कोण आई है यानी आपतन कोण है ये बड़ा बन जाता है। किससे? कोण सी से। और जब ये आपतन कोण जो है कोण सी से बड़ा हो जाता है, सी का मतलब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो ये बुलबुला जो होता है हमें चमकदार दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से घटना होती है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा इंद्रधनुष का बनना। अब इंद्रधनुष जो होता है इसमें एक घटना तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसके साथ साथ इसमें प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, इसके साथ साथ इसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो आपको ये तीन घटनाएं आपको याद रखनी है इंद्रधनुष में। अगर एग्जाम में ये तीनों में से एक कोई दिया है तो आप कोई भी टिक लगा सकते हैं। तो इंद्रधनुष जो होता है ये भी क्या होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें भी जब प्रकाश की किरण पानी के अंदर प्रवेश करती है तो जब पानी से वो बाहर निकलती है तो उस स्थिति में बाहर जो होता है हवा होता है, अंदर जो होता है पानी होता है। तो पानी सघन होता है हवा की अपेक्षा, तो वहां पर क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसके साथ साथ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसको हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो केवल आप
यहाँ तक समझिए कि इंद्रधनुष जो होता है इसमें भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चौथा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो चौथा एग्जाम्पल है, आप लोग देखे होंगे मरीचिका, नाम सुने होंगे, मरीचिका का बनना। मरीचिका का बनना। अब ये मरीचिका क्या होती है? तो मरीचिका जो होती है रेगिस्तानी इलाके या ज़्यादातर जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर यह सारी चीज़ें मरीचिका की घटना जो होती है दिखाई देती है। अगर आप सिंपली बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी का महीना है, अगर आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे आपको कुछ दूरी पर आपको ऐसा दिखाई देता है कि सामने रोड पर कहीं पर पानी भरा हुआ है। तो वास्तव में वहाँ पर पानी होता नहीं है, ये केवल हमें क्या होता है, भ्रम होता है। मरीचिका जो है ये क्या है, एक भ्रामक घटना होती है। यहाँ पर हमें केवल महसूस होता है कि सामने कुछ दूरी पर पानी है, लेकिन जब हम वहाँ पर वास्तव में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी पानी नहीं होता। अगर आप मरीचिका को डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में क्लास 12th के प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मरीचिका का बनना भी जो होता है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर तरीके से वीडियोज़ को लाते रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।